हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 3 दिसंबर 2024 और हम रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं जिसमें करंट अफेयर्स अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से बने हुए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट या जीके से रिलेटेड जो पॉइंट बनते हैं उनको भी यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे हम आगे और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है ये कब मनाया गया, ये कब मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन है 30 नवंबर, बी ऑप्शन है 21 नवंबर, सी ऑप्शन है 2 दिसंबर और डी ऑप्शन है 3 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दिसंबर शुरू हो चुका है, बात करें 2024 जो ईयर है इसका लास्ट मंथ है, तो 3 दिसंबर को यानी 2 दिसंबर को हम प्रत्येक वर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। आगे इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो हर साल 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में कम सेवा वाले समुदायों में जागरूकता पैदा की जा सके और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए ये जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है ये मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता का मतलब कंप्यूटर के क्षेत्र में साक्षरता को बढ़ाना, यानी कि अधिक से अधिक लोगों को कंप्यूटर के बारे में जानकारी होना, कंप्यूटर को चलाना, उसके बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट खासकर नॉर्मल जो भी जानकारियां हैं उन जानकारियां जो होती हैं वो लोगों को होना, इसीलिए जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है ये मनाया जाता है। बात करें विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की, जो शुरुआत है वो भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT ने साल 2001 में अपनी 20वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए शुरू की थी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ADB और किस देश के बीच 98 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता हुआ है? यानी 98 मिलियन डॉलर का जो ऋण समझौता है वो ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक और किसके साथ में हुआ है? तो ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है म्यांमार और डी ऑप्शन है भारत। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ADB और भारत के बीच 98 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता भी हुआ है। डिटेल में इसके बारे में जानें तो हाल ही में भारत और एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 98 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। यह जो समझौता है वह बागवानी फसल, किसानों की प्रमाणिक रोग मुक्ति, रोपण सामग्री तक पहुंच में सुधार के लिए किया गया है। यानी कि समझौते के द्वारा जो बागवानी फसलें हैं और किसानों के द्वारा जो प्रमाणित रोग हैं उन रोगों से मुक्त करने के लिए, उनमें अधिक सुधार लाने के लिए ये जो समझौता है वो किया गया है। इससे जो उनकी फसलें होंगी उन फसलों में उपज अच्छी होगी, उनकी गुणवत्ता अच्छी होगी और जलवायु प्रभावों के प्रति लचीलापन बढ़ेगा। इसीलिए यह जो समझौता है 98 मिलियन डॉलर ऋण का, इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आगे ADB आया है तो ADB के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो एशियाई विकास बैंक ये इसका पूरा नाम होता है और इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1966 में की गई थी। सदस्य हैं 68 देश इसके सदस्य देश हैं और मुख्यालय है जो इसका वो मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में 13 साल बाद जापानी इंसेफेलाइटिस का पहला मामला दर्ज किया गया? यानी 13 साल के बाद पहली बार किस राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस जो रोग है इसका जो पहला मामला है वो दर्ज किया गया है? तो ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है पंजाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली में 13 साल बाद जापानी इंसेफेलाइटिस यानी JI का जो पहला मामला है वो देखा गया है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में दिल्ली में 13 साल बाद जापानी इंसेफेलाइटिस का जो पहला मामला है वो सामने आया है। जापानी इंसेफेलाइटिस होता क्या है? तो ये एक वायरस जनित डेंगू, पीत ज्वर
और वेस्ट नाइल वायरस से संबंधित एक फ्लेवी वायरस है, यानी कि ये वायरस से संबंधित एक रोग है जो कि डेंगू और पीत ज्वर की ही तरह होता है, डेंगू की ही तरह होता है। बात करें, ये भी मच्छरों के द्वारा ही फैलता है और यह जो है ये मच्छरों के द्वारा विशेष रूप से क्यूलेक्स ट्राइटेन्यूरिंचस द्वारा फैलता है। ये जो मच्छर है वो मच्छर का नाम है क्यूलेक्स ट्राइटेन्यूरिंचस, इसके द्वारा विशेष रूप से ये फैलता है और ये जो बीमारी है वो जल भराव, धान के खेत और गंदगी जैसे स्थानों में खासकर अत्यधिक मात्रा में देखी जाती है। आगे इसके बारे में अगर कुछ बात करें तो जापानी बुखार, इसे जापानी बुखार के नाम से भी जानते हैं, यानी जो जापानी इंसेफ्लाइटिस है इसे जापानी बुखार के भी नाम से भी जाना जाता है। यह क्या है, तो यह एक दिमागी बुखार है। ये साल 1871 में जापान में इसकी खोज हुई थी, सबसे पहले जापान में इसे देखा गया था, इसीलिए इसे जापानी बुखार के नाम से जानते हैं। ये एक दिमागी बुखार है जो फ्लेवी वायरस के संक्रमण से फैलता है और ये मच्छरों के जरिए इंसानों में फैलता है, यानी कि ये जो वायरस है ये मच्छरों में उपस्थित होता है और जब ये मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो मच्छरों के जरिए इंसानों में फैलता है। सूअर और जंगली पक्षी में इस बीमारी के जो विषाणु हैं वो होते हैं। इसके क्या कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं, तो इसके लक्षणों में यानी जापानी बुखार या जापानी इंसेफ्लाइटिस के लक्षणों में इसमें तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, आंखें लाल होती हैं, थकान का अनुभव होता है, चिड़चिड़ापन रहता है, बेहोशी जैसे जो लक्षण है वो दिखाई पड़ते हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है तथा हाथ पैरों में अकड़न और तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ इसके लक्षण हैं और जापानी बुखार क्या है इसके बारे में हमने बात की। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 22वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? यानी कि ये 22वीं जो राष्ट्रीय समुद्री खोज और जो बचाव बोर्ड बैठक है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ए ऑप्शन है कोच्चि, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है हैदराबाद और डी ऑप्शन है चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोच्चि में 22वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड बैठक का आयोजन हुआ है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो हाल ही में कोच्चि में राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। इसका जो आयोजन है वो भारतीय तट रक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया, तट रक्षक बल के द्वारा किया गया। इसमें समुद्री रक्षा को और बेहतर बनाने के लिए हितधारकों के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाने पर इसका ध्यान केंद्रित किया गया। आगे अगर हम बात करें, राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव बोर्ड की जो स्थापना है वह वर्ष 2002 में की गई थी, यानी वर्ष 2002 में राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म ने ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता? तो ए ऑप्शन है पुष्पा, बी ऑप्शन है 12th फेल, सी ऑप्शन है क्रॉसिंग और डी ऑप्शन है टॉक्सिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रॉसिंग मूवी है, फिल्म है ये, और इस मूवी ने ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता हुआ है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं क्रॉसिंग ये मूवी का नाम है, डायरेक्टर है इसके लेवेन एकिन और ये ICFT यूनेस्को गांधी मेडल इसने जीता हुआ है। और कहाँ पर जीता है? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि गोवा में इसका आयोजन अभी किया गया, गोवा में, वहीं पर ही इसने ये अवार्ड जीता हुआ है। डिटेल में बात करें तो हाल ही में स्वीडिश फिल्म क्रॉसिंग ने ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता। क्रॉसिंग को यह जो पदक है वो 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI गोवा में दिया गया। इस फिल्म के जो निर्माता हैं वो लेवान अकीन है। यह जो फिल्म है यह एक स्वीडन की फिल्म है। यह एक बुजुर्ग महिला की कहानी के बारे में है जो कि ये बुजुर्ग महिला अपनी खोई हुई पोती को इसमें ढूंढने के लिए जाती हैं। अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो देखिए मूवी, बहुत ही अच्छी पटकथा बनाई गई है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसके अंदर और ये एक बुजुर्ग महिला के ऊपर आधारित है। ICFT जो है ये यूनेस्को गांधी पदक 46वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल द्वारा सैरेक्स 24 यानी सैरेक्स 2024 समुद्री अभ्यास का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया?
तो ए ऑप्शन है कोच्चि में, बी ऑप्शन है मालाबार में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में और डी ऑप्शन है कच्छ में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कोच्चि। ऑप्शन नंबर ए कोच्चि में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा सैरेक्स 2024 यानी 2024 का समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया। डिटेल में बात करें तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विस ने सैरेक्स 24 समुद्री अभ्यास का आयोजन किया। इसका जो आयोजन है वो 28 से 29 नवंबर को कोच्चि में किया गया और सैरेक्स 2024 का जो विषय है वो क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से खोज बचाव क्षमताओं को बढ़ाना है, यानी किस प्रकार से जो समुद्र में विभिन्न प्रकार की जो खोजें होती हैं उसमें बचाव किए जाते हैं। कई सारे जो जहाज होते हैं वो डूब जाते हैं तो उनका बचाव किया जाता है। इन सभी के बारे में, इन सभी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ये जो अभ्यास है इसको किया गया। इस समुद्री अभ्यास में संकटग्रस्त यात्रियों को निकालने के विभिन्न तरीके शामिल थे, यानी कि किस प्रकार से जो कोई जहाज जाती है वो लहरों में फंस जाती है, बड़ी बड़ी धाराओं में फंस जाती है, तो उसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं, किस प्रकार से जो रेस्क्यू ऑपरेशन करके उनको निकाला जा सकता है। इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए जो अभ्यास है ये अभ्यास किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम बात करें भारतीय तटरक्षक बल आया है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। इसके पहले निदेशक थे बी ए कामत, इसके फर्स्ट निदेशक थे। इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। और वर्तमान जो महानिदेशक हैं वो है राकेश पाल। इसका जो आदर्श वाक्य है वो है वयम रक्षामः और इसका जो मुख्यालय होता है वो होता है नई दिल्ली में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईसीजीएस इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विस, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन द हेग पुरस्कार प्रदान किया गया, यानी कौन सा ऐसा भारतीय संगठन है जिसे द हेग पुरस्कार दिया गया, वो भी रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए जो पुरस्कार है वो दिया गया है। तो ये ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी ऑप्शन है भारतीय रासायनिक परिषद, सी ऑप्शन है भारतीय खाद्य निगम और डी ऑप्शन है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय रासायनिक परिषद को रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन के द हेग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल में बात करें तो हाल ही में भारतीय रासायनिक परिषद को 2024 के रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन द हेग पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पहली बार है कि इस पुरस्कार द्वारा किसी रासायनिक उद्योग के निकाय के प्रयासों को मान्यता दी गई है। और ये रासायनिक जो हथियार हैं ये सम्मेलन एक बहुपक्षीय संधि है और यह 29 अप्रैल 1997 को लागू हुआ था। और रासायनिक जो हथियार हैं उनको निषेध करने के लिए भारत की जो भारतीय रासायनिक परिषद है इसने महत्वपूर्ण कदम उठाया और इसीलिए इसे संगठन द हेग पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करें तो बात करें ई दाखिल का जो शुभारंभ है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। तो इसके बारे में अगर हम डिटेल में जाने, क्वेश्चन तो नहीं है, सीधे डायरेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो आप पॉइंट बना करके ये नोट कर लीजिएगा। हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल ने 22 नवंबर 2024 को लद्दाख में ई दाखिल की शुरुआत की, यानी कि बाकी सभी राज्यों में ई दाखिल की शुरुआत हो गई थी लेकिन लद्दाख में इसकी शुरुआत नहीं हुई थी, जो कि 22 नवंबर 2024 को लद्दाख में भी ई दाखिल की शुरुआत की गई। और इसके साथ ही पूरे भारत में ई दाखिल की शुरुआत हो गई है, क्योंकि अभी तक लद्दाख में इसकी शुरुआत नहीं हुई थी, इसलिए पूरे भारत में इसकी शुरुआत के मामले में नहीं कह सकते थे। लेकिन अब 22 नवंबर 2024 को लद्दाख में भी इसकी शुरुआत कर दी गई है ई दाखिल की, इसीलिए अब यह पूरे भारत में शुरू हो गया है। इसके साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई दाखिल की शुरुआत हो गई है। वर्ष 2023 के अंत तक इसे लद्दाख को छोड़कर बाकी सभी 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉन्च किया गया था और अब जाकर के लद्दाख में भी इसको लॉन्च कर दिया गया है। और लद्दाख में कब लॉन्च किया गया, तो नवंबर 2024 को, 22 नवंबर 2024 को इसको लद्दाख में लॉन्च किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है, यानी कि अभी नेटवर्क
रेडीनेस इंडेक्स यानी NRI इंडेक्स 2024 की जो रिपोर्ट है वो जारी की गई। इसमें भारत किस पोजीशन पर है? तो ए ऑप्शन है 49, बी ऑप्शन है 50, सी ऑप्शन है 59 और डी ऑप्शन है 60। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत है 49वें स्थान पर। कुछ पायदान में सुधार हुआ है। डिटेल में अगर इसके बारे में हम बात करें तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट में भारत 49वें स्थान पर आ गया है, जो कि 2023 की रिपोर्ट में भारत 61वें स्थान पर था। 11 अंकों की सुधार के साथ भारत अब 49वें स्थान पर है। भारत ने न केवल अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, बल्कि 2023 में अपने स्कोर को 49.93 से 2024 में 53.63 का जो अंक है, जो स्कोर है, वहां तक इसने सुधारा भी है। इसके परिणाम स्वरूप इंटरनेट ग्राहकों की जो संख्या है वो 25.1 करोड़ से बढ़कर अब भारत में 94.4 करोड़ हो गई है। इतने लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट ग्राहक बने हुए हैं। 94.4 करोड़ लोग, ऐसा डेटा भी निकल करके आया हुआ है। अगले नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया जाएगा? यानी प्रोबा 3 जो मिशन है, प्रोबा 3 ये हाल ही फिलहाल में भी दिसंबर में ही लॉन्च किया जाएगा। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ए ऑप्शन है DRDO, बी ऑप्शन है SpaceX, सी ऑप्शन है नासा और डी ऑप्शन है इसरो। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसरो के द्वारा प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया जाएगा। डिटेल में बात करें अगर तो प्रोबा 3 मिशन 4 दिसंबर को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। दुनिया में पहली बार ऐसा है जो कि प्रोबा 3 मिशन में 2 कृत्रिम उपग्रह समानांतर उपग्रह युग्म संरचना में होंगे और इसका जो निर्माण एवं डिजाइन है वो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने किया हुआ है। और इसका जो कार्य होगा वो सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत अर्थात कोरोना का अध्ययन करना होगा। यानी कि ये जो प्रोबा 3 मिशन जो लॉन्च किया जाएगा, इसका प्रमुख कार्य होगा कि ये सूर्य के पास जा करके सूर्य के वायुमंडल की जो बाहरी परत है, जिसे कोरोना के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में ये डिटेल में अध्ययन करेगा। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए, जो जीके के पॉइंट बताए गए, वो भी आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।